क्लासिफिकेशन में लास्ट अपन ने पढ़ा स्पीशीज के बारे में कि स्पीशीज की डेफिनेशन क्या थी, स्पीशीज किसे माना गया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो गई ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, या ऐसा बोलो ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। Similar individuals which can naturally interbreed. इस पर मैंने एक्सेप्शन भी बता दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। हाँ सर। वो टफेस्ट पार्ट अगर कोई आता है तो वही आ सकता है कि यार ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बताओ जहाँ पर दो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं लेकिन नेचुरली इंटरब्रीड नहीं करते, तो उसका आंसर क्या था, बिलोंग टू सेम वेराइटीज। ठीक है, एग्जाम्पल हमने गोभी और पत्ता गोभी का पढ़ा था, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं बट हमने एक जनरल पढ़ लिया। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है जीनस। ठीक है, तो बुक को तो इसको निकालो जीनस को। मिलेगा, देखो उसमें क्या लिखा है, जीनस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जिसके ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ अदर ग्रुप या अदर जीनस। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिखी है ना, ये किन लाइन लिखी है उसमें शायद, है ना, कि एक जीनस किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर खूब सारी स्पीशीज आ सकती हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं और इस ग्रुप की या इस स्पीशीज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। अगर हम ऐसा का ऐसा एक और जीनस पढ़ें उसमें भी 4-5 स्पीशीज होंगी, तो ये ग्रुप की स्पीशीज और ये ग्रुप की स्पीशीज एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करती हैं। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, है ना, कुछ नहीं वर्ड गेम खेला हुआ है और कुछ भी नहीं, बात सीधी सी क्या है कि एक जीनस के ऑर्गेनिजम्स दूसरे जीनस के ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करते या रिजेंबल नहीं करते। तो बस उसकी भाषा इतनी टफ लिख डाली उन्होंने क्या कंफ्यूजन हो जाए किसी को भी, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज whose individuals resembles each other then the group of species belonging to other genus। एक जीनस की स्पीशीज दूसरे जीनस की स्पीशीज से रिजेंबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये लाइन देखो कॉमन चलेगी, इस टाइप की लाइन है जो एनसीईआरटी में लिखी है। ये मैंने थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन लिखा है उसका, उन्होंने थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है। उसके बाद आप अगला ग्रुप पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है, ग्रुप जहां पर स्पीशीज की जगह जीनस कर देना है। जीनसेस का वो ग्रुप जो एक दूसरे से रिजेंबल कर सकते हैं लेकिन एक फैमिली के ऑर्गेनिजम्स दूसरी फैमिली के ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल नहीं करते, तो एक ऑर्डर आगे चलेगा। समझ में आई बात? इस तरह से इसको हमने किस नाम से पढ़ना है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज whose individuals resembles each other then the group of species belonging to other genus। ये जीनस की डेफिनेशन हो गई। आप एनसीईआरटी से भी याद कर सकते हो। इस हिसाब से हमारी हायरार्की बन रही, देखो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, पढ़ना मैं इस तरह से ऊपर। ठीक है, सबसे टॉप पे क्या आता है, किंगडम, फिर प्लांट्स में डिवीजन, उसके अंदर वो लिखते हैं। ठीक है, करेक्ट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही होता है सीक्वेंस। ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाती है। अब
इंडिविजुअल एक लेवल को हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच ऑफ दीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यार मैं आज सिर्फ जीनस पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ स्पीशीज पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ इसका ऑर्डर पढ़ूंगा, तो हम एक यूनिट मानते हैं इसको। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पीशीज। अब स्पीशीज के अंदर पढ़ना चाहते हो तो फिर सुपर स्पीशीज, सब स्पीशीज और ऐसे बना लो आप उसको पार्ट्स, लेकिन जो सबसे बेसिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्पीशीज। एक्चुअली ये 12th में पढ़ाएंगे बेटा, इसका पूरा सीक्वेंस है, उसमें बताना पड़ता है कि फैमिली, होमोनॉइडी, होमिनिडी कैसे चलते हैं आगे, वो कैसे बाइफरकेट हुए, फिर होमो सेपियंस अलग है। अब हम होमो सेपियंस सेपियंस में आते हैं, हमारी सेपियंस से होमो सेपियन सेपियंस में सर। और इस जीनस के और कौन लोग? और भी बहुत सारे जीनस नहीं है हमारे ऐसे, मतलब जीनस हम आपको यूं नहीं बता सकते ये जीनस है हमारे। लेकिन क्या ह्यूमन एवोल्यूशन, एक प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म हुआ और उससे पूरे ह्यूमंस बन गए। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से एवोल्यूशंस हुए हैं, अलग अलग रेसेस डेवलप हुई हैं, तो ये बेसिकली हमारी ह्यूमन रेस को सिग्निफाई करता है, होमो सेपियंस, ठीक है। अब जैसे हम जो क्लास लेवल पर, फैमिली लेवल पर जाएंगे ना, तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, ऑर्डर पे और भी सारे मिलेंगे, ठीक है। प्राइमेट्स जितने भी सब इसी में आ जाएंगे सारे, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स कर। सर जो होमो इरेक्टस थे वो हमारे जीनस के थे? जीनस तो सेम ही था बेटा उनका, होमो इरेक्टस ही था, बट वो अब एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना। होमो इरेक्टस हमसे पहले थे, वो जीनस सेम था। मतलब सपोज इसके लिए ये इसलिए डाल रखा है, मान लो आज आपको एक्सिस्टेंस में नहीं दिख रहे कोई और, लेकिन मान लो आपको कोई आज एक पुराना मिल जाए होमो सेपियंस से पहले का, होमो हैबिलिस हो, होमो इरेक्टस हो, कोई भी मिल जाए, तो उसका जीनस आपसे सेम है बट स्पीशीज उसकी अलग है। अब वो एक्सटिंक्ट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे चल रहा है, कम होते हैं, रेसेस अलग अलग हैं सब, ऐसा नहीं कि एक ही से सब डेवलप हुए, अलग अलग जगह पर हुए हैं एवोल्यूशंस। हायरार्की समझ में आया? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा है। अब इस पर पता है क्वेश्चन क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है बस, लेकिन वो क्वेश्चन आता है कि अब जब हम क्लास हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ेगी कि डिसिमिलैरिटीज बढ़ेगी? डिसिमिलैरिटीज। वेरी गुड, डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज और यहाँ पर सिमिलैरिटीज आर। अब वो कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो पूछेगा आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है नीट का लेटेस्ट करिकुलम है उसके हिसाब से करते हैं। उसने कहा कि एक एग्जांपल ले लिया उसने कि भाई दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, और दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। अब इनमें से किसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी? करेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा जो सेम जीनस के हैं उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हायरार्की में डिसिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अब कंफ्यूजन कब आती है? इस पर टफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? हालांकि नीट में नहीं आते, लेकिन सपोज आप कोई क्वेश्चन बैंक कर रहे हो और उसमें एक चीज टफ आ जाए, वो टफ क्या हो सकती है कि वो आपको क्या करेगा, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, इनमें एग्जांपल्स दे देगा, नाम दे देगा। फॉर एग्जांपल यू डोंट नो व्हाट इज द फैमिली और व्हाट इज द ऑर्डर और व्हाट इज द क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नहीं पता है। आप कौन से क्लास को बिलोंग करते हो तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास है हम लोग की, मैमेल, ठीक है। पर हमारे क्लास के ऊपर क्या है? फाइलम है, क्लास है, फिर हमारा ऑर्डर क्या है? होमोनॉइडी कि होमिनिडी? दोनों अलग अलग है, होमोनॉइडी अलग है, होमिनिडी अलग है। अब क्या होता है, ऐसी चीजें ना जब वो डाल देते हैं ना तो क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक दे डोंट कम इन नीट, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। अब उसने कई बार है ना जो आप करोगे कहीं ना कहीं डिफरेंट प्लेसेस के क्वेश्चन बैंक्स करने बैठ जाते बच्चे, अब इधर दो नाम लिखे हुए, अब उस बेचारे को दो दो नाम
नाम के सेट बना के दे दिए, फेलिस फेलिडी, होमोनिडी होमिनिडी। अब आपको पता ही नहीं फेलिस फैमिली है कि क्या है। दोस्त ने फैमिली के नाम लिख दिए, दोस्त ने ऑर्डर के नाम लिख दिए, दोस्त ने क्लासेस के नाम लिख दिए। अब आपसे पूछा इनमें से किसमें सिमिलैरिटी ज्यादा मिलेगी, तो आपको पहले ये तो पता हो कि जो दो दो के सेट बनाए ये दो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, या दो अलग अलग फैमिलीज के नाम है, दो अलग अलग क्लासेस के नाम है, दो अलग अलग ऑर्डर्स के नाम है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो यही आता है। ओके, सो डोंट हैव टू वरी। Now the next section about this chapter is taxonomical aid. Taxonomical aid बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ना? taxonomical aid मिला? taxonomical aid बोलता है कि these are basically tools to study taxonomy। हम अगर taxonomy पढ़ना चाहते हैं तो टेक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हमें जिन टूल्स की जरूरत है, हमें जिन चीजों की मदद की, एड यहाँ पर सहायता या मदद के लिए यूज किया गया है, ठीक है? सो टेक्सोनॉमिकल एड इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू स्टडी टेक्सोनॉमी, ठीक है ना? मैंने आपको कहा बेटा आपको है ना 15 जानवरों के बारे में लिख के लाना है, 15 एनिमल्स विद कंप्लीट डिटेल्स, पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। वेयर विल यू गो? ज़ू और कहीं जा सकते हो? बायोलॉजिकल पार्क, नहीं अभी कल सुबह चाहिए मुझे। गूगल ए माचिया पार्क, ना चीटिंग। ज़ू ज़ू इज द बेसिक प्लेस वी कैन इमीडिएटली हर जगह मिल जाता है, ठीक है ना? इट इज अ टेक्सोनॉमिकल एड फॉर अस, वी कैन इजीली गो एंड स्टडी देयर, ठीक है? और नहीं तो सफारी पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ये सब जाके देख सकते हो आप। लेकिन नेशनल पार्क, सफारी पार्क में हो सकता है, नेशनल पार्क में हो सकता है घूम कर और आपको एक भी जानवर देखने को ना मिले, सिर्फ जीप राइडिंग करके आ जाओ। लेकिन इधर तो गारंटी ना मिलेगा ज़ूलॉजिकल पार्क में। तो जो सबसे पहला हमारा है दैट इज कॉल्ड एज अ ज़ूलॉजिकल पार्क, जिसे हम शॉर्ट में ज़ू बोलते हैं। Here animals are kept in captivity. So why are zoos legal? In human supervisions. बायो से निकल गए कि मोरल साइंस में चले गए। हाँ क्या कह रहे हो? Why are zoos legal? Zoos are legal because अगर zoos नहीं होते तो आज आप टाइगर नहीं देख पाते। सर तो हम टाइगर देख के क्या कर दिया? अरे you have to save earth ना, you have to save all species, it is a natural balance। आप टाइगर को अगर आप टाइगर्स को फिनिश कर देते नेचुरल में, टाइगर्स फिनिश हो जाए, इट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, नॉट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रॉब्लम है ना, है ना? अगर आप सोचो सारे टाइगर्स मर जाते तो पॉपुलेशन किसकी बढ़ जाती? डियर्स की। डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ती, दे वो आर एक्सीलेंट ग्रेजर्स, पॉपुलेशन प्लांट्स की कम हो जाती। तो डियर का सलमान खान है ना। सर बट वाइल्डलाइफ सेंचुरीज में भी तो रख सकते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करना है। हाँ तो करते हैं ना, वहाँ भी करते हैं ना। शुरू में तो ज़ू है बेटा, यू एक मिनट, एक छोटा सा टॉपिक है, पूछ रही थी आप हर एनिमल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व क्यों नहीं कर सकते? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द रिसोर्सेस। आपको क्या लगता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी बड़ी होती है, या नेशनल पार्क कितना बड़ा होता है? हैव यू एवर बीन टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? You went to Ranthambore? How long is it? स्क्वायर किलोमीटर्स में देखो, आपको तो एक राइड पे ले जाते हैं वो, यहाँ से लाइदर से बाहर निकाल के लिया, इट इज ओके, बट इफ यू कैलकुलेट द एंटायर एरिया, हाउ वास्ट इज दैट एंटायर जंगल इज। अब आप सोचो कि उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर आप ह्यूमन एक्टिविटीज को बंद कर देते हो तो मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है ना? मॉनिटरिंग जरूरी है बेटा। अब आपको ह्यूमन एक्टिविटीज बंद कर दी तो मॉनिटरिंग जरूरी हो गई। आप इतनी रिसोर्सेज लाओगे कहाँ से? एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे ना, पैसा कहाँ है? वो तो कहेगा ठीक है मैं तो दिन भर घूमता रहूंगा जंगल में, लाओ गाड़ियां दो, पेट्रोल दो इतना सारा। डू यू हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज? नो। डू यू हैव सो मच ऑफ मैन पावर? नो। 10th में पढ़ा था ना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM था ना तुम्हारे? जॉइंट फॉरेस्ट वहाँ पे था, बायो में भी अपने आगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वहाँ के लोगों से बना के रखनी पड़ती है। भाई आपने क्या किया, इतना बड़ा जंगल का एरिया है,
आपके पास 3 एम्प्लॉयज हैं वहां पे रखे हुए, डबल स्टाफ कर दो तो 6 हो गए, 6 लोग हैं आपके पास इस पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस हैं, तो वो लोग इन लोगों को बोल के रखते हैं भैया ऐसा है, हमारे पास पावर है, हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम हर जगह हो नहीं सकते, तो आप क्या करो, आप हमारे साथ मिल जाओ, आपको कोई इलीगल एक्टिविटी देखने को मिलती है आप हमें रिपोर्ट करो, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। तो आपने अपना रिसोर्स बढ़ा लिया, और इन लोगों को पैसे नहीं देने, इनको बस ये अलाउ करना है कि आप जंगल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, हम आपको परमिशन देते हैं। तो बैलेंस बन गया, बगैर पैसे के काम हो गया ना। यहाँ से ऐसे तो हम काम चला रहे हैं, उसके अंदर आप सोचो कि आप उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। मैंने शेर की प्रोटेक्शन में आपको लगा शेर आपको ही खा गया, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट ना। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी, नो डाउट ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है, बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जब जू खोलते हैं, हम जब लगा रहे हैं जू, तो हम इजीली उन एनिमल्स को भी वहाँ रख लेते हैं जो इजीली मिल जाते हैं, जिनको सेव किया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ जू में जाओ, आपको बहुत सारे टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, तो एक वो स्टडी करने के लिए बेस्ट जगह ना। अब मैंने आपको पढ़ा दिया हाइना, अब आपको आपने देखा ही नहीं, तो आप नेशनल पार्क में जाकर के हाइना नहीं ढूंढ सकते, बट आप जू में जाकर के हाइना ढूंढ सकते हो। हाइना का डिटेल लगा होता है, चार्ट लगा होता है, दिस इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ टैक्सोनॉमिकल एड ना। वी हैव केप्ट देम टू स्टडी, और स्टडी करने के लिए तो रखना पड़ेंगे एक अंदर, इसलिए उनको कैप्टिविटी में रखते हैं अंडर ह्यूमन। हम उन पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम पे खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नो डाउट, अब आप ऐसे पॉइंट पर अपन आर्ग्यू नहीं कर सकते कि यार खुले में तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, नो डाउट रहता है। सर पर टूरिज्म के लिए भी तो आते हैं ना, फिर वो क्यों लोग? वो तो अपना प्रॉफिट हो गया ना बेटा, तो पैसे की बात करने लगे, वो तो अपना प्रॉफिट हो गया कि जब ये चल ही रहा है, कितने लोग पढ़ने जाएंगे जू में, लेकिन देखने कितने जाएंगे। आप छोटे बच्चों को जब लाइफ इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटे बच्चों को आप सबसे पहले उसको एनिमल पिक्चर में दिखाते हो, फिर उसको मजा कब आता है, जब उस एनिमल को लाइव दिखता है ना। जब आप उस एनिमल को लाइव दिखाना चाहते हो तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा, जू। दिस इज व्हाट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड। क्या पता बड़ा होकर वो भी बायोलॉजी टैक्सोनॉमी पढ़ने लग गया तो कहेगा मेरे को दिखाया नहीं बचपन में, जू दिखाना है, ठीक है, क्लियर है। हर जगह हर शहर में जू मिल जाता है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन, इसको बू नहीं लिखना है, जैसे वो जू कर दिया तो इसको भी छोटा कर दो, नहीं करना, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन से कहलाते हैं। किसी ने देखा बॉटनिकल गार्डन कभी? नहीं देखा? नहीं, नॉट बॉटनिकल गार्डन बहुत बड़ा होता है, नर्सरी तो छोटी सी चीज है। नर्सरी इज फॉर कमर्शियल सेल्स, बॉटनिकल गार्डन जगह आती है, तो मैंने देखा हुआ है, जगह कहाँ गया था? जगह आती है स्टेट हमारा बहुत पहले, बहुत पहले, इसलिए याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ 3-4 साल पहले देखा था, अच्छा याद है मुझे, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स में भी क्या था, प्लांट्स आर ग्रोन इन ह्यूमन सुपरविजन। हालांकि हम यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर एक एडवांटेज हमको ये मिल जाता है कि कुछ प्लांट्स अगर वाइल्ड में नहीं मिल रहे इजीली तो उनको हम वहाँ ग्रो कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ना है, फिर भी हम प्लांट्स उगा सकते हैं वहाँ पे। आपने कहा सर बाहर बहुत ठंडक है, यहाँ पे वो हाई टेम्परेचर वाले प्लांट्स नहीं हो सकते, आपने उस बॉटनिकल गार्डन में एक चेंबर तैयार कर लिया जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, तो आप वहाँ पर उन प्लांट्स को उगा सकते हो। तो you can achieve certain plants in places where the climatic conditions are not suitable, ठीक है। Various plants can be grown in areas where the climatic conditions are not क्या उसको सुपरविजन में कर रहे हो, वो आपके हाथ में करना,
ठीक है। अब ये दोनों चीजें एज इट इज एग्जाम में नहीं होती। जूलॉजिकल पार्क के जू के बारे में कौन पूछेगा नीट के एग्जाम के? आपको प्री मेडिकल्स का एग्जाम देना है, इट इज टफेस्ट एग्जाम्स में एक है ना, ऑल इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में एक आता है। अब आप उसमें सोचो कि आपको जूलॉजिकल पार्क तो नहीं पूछेगा कि जू क्या होता है या बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन इसी में से आता है, फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? क्यू, यूके में है कोई जगह, ये वहां पे है। फर्स्ट नहीं देखा। हाँ सर, इंग्लैंड, फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन। हाँ इंडिया के वन, इंडिया के दो बता। ठीक है, तो फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन क्यू, यूके लिख देना यार, जैसे यूके तो उत्तराखंड में समझना, इंग्लैंड। चलो अब इन इंडिया में सबसे पहला नाम आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, है ना, यही है। कहां पर है? हावड़ा, कोलकाता। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता। लेकिन जो दूसरा है उसका नाम है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI लखनऊ। It is NBRI लखनऊ के अंदर CDRI भी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NBRI भी है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो ये दोनों इंडिया के फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं। ये तीनों नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये आता है चाहे 11th का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम। अभी आप लोगों को ये चीजें देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, क्या इतनी सिंपल चीज है। अच्छा वो बायो ले ली, फटाफट डॉक्टर बन जाएंगे। बस प्रॉब्लम तब आती है कि बायो नो डाउट इज वेरी इजी, जब हम अभी तो फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा सेक्शन पढ़ा है, जैसे जैसे हम 10-12 चैप्टर पढ़ लेंगे, पुराना भूलते जाएंगे, पुराना एरिया होता चला जाएगा। फिर एक दिन पूछेंगे ना क्यू में क्या है, क्यू क्या है, इंडिया का कहाँ है, याद था सर भूल गया। ठीक है, पुरानी चीज इमीडिएटली वाइप ऑफ हो जाती है, और यही हाल बायोलॉजी का होता है कि कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। लिख लिया बेटा सबने? हाँ। अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज म्यूजियम। अब म्यूजियम के अंदर बाकियों से क्या डिफरेंस था? देखो, आपने बॉटनिकल गार्डन के अंदर एनिमल प्लांट्स को लिविंग स्टेट में रखा था, जूलॉजिकल पार्क में आपने एनिमल्स को लिविंग स्टेट में रखा था, म्यूजियम में इन्हें डेड स्टेट में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे एक लाइन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केप्ट इन डेड स्टेट, मरी हुई स्टेट में, दे आर डेड। एनिमल्स है तो उनको क्लीन करके उसमें स्टफिंग की जाती है, प्रोसेसिंग करके, और उसमें स्टफ कर दिया, भूसा भर दिया जाता है। आप जाओ म्यूजियम्स के अंदर, भालू और ये टाइगर, लायंस, ये सब स्टफ करके पड़े, डियर्स, तो आप एकदम देखोगे तो आपको लगेगा एकदम रियल है उसका, और उसकी स्किन भी रियल है, बट इट इज प्रोसेस्ड ताकि वो डिकम्पोज ना हो, बैक्टीरियल एक्शन ना उस पर। और दूसरी चीज, उसको अंदर से स्टफ किया जाता है, फ्लैश वगैरह सब हटा करके अंदर से प्रोसेस करके उसको स्टफ कर दिया जाता है। स्टफ करने के बाद उसे भूसा भर दिया जाता है, ताकि हम जान सके, हमारे आगे आने वाली जनरेशन जान सके कि इस टाइप का भी ऑर्गेनिज्म था। कुछ को बॉटल्स में रखा जाता है,
जैसे आपकी बायोलॉजी की लैब में भी पढ़ा होता है, वो बॉटल्स में केमिकल कौन सा होता है? कोई जानता है? सैंपल्स केप्ट इन म्यूजियम और लैबोरेटरीज कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं? फॉर्मेलिन। कौन सा होता है? फॉर्मेलिन। बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन का फॉर्म है, 40% फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्मेलिन, उसमें डालकर वो टिश्यूज को फिक्स कर देता है, इसलिए हम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आप लोग बायोलॉजी लैब में जाओगे, अब आप लोग कॉलेज स्कूल्स में आ जाते हो तो बायोलॉजी लैब में पिक्यूलियर सी स्मेल आती है, वो पिक्यूलियर सी स्मेल उसी फॉर्मेलिन की होती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में जो ये कहते हैं कॉलेजेस में जब डेड बॉडीज का डाइसेक्शन किया जाता है, उससे पहले डेड बॉडीज को किस में डिप करके रखते हैं? फॉर्मेलिन टैंक्स में। So how does it stop decomposition? It does not start, it preserves it. How does it stop decomposition? It does not actually decomposition का प्रोसेस है, ये टिश्यू को फिक्स कर देता है, उसको ब्लॉक कर दिया, वो उसी स्टेट में रहेगा ना। अब वो चूंकि सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, जो टिश्यूज को फिक्स कर देता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो चाहिए नहीं सकते, इसलिए डिकम्पोजिशन हो नहीं पाता, ठीक है ना। आपने जैसे अचार को तेल के अंदर डिप करके रख दिया, तो बैक्टीरिया उसके अंदर जा नहीं पाएगा कि उसको डिकम्पोज कर सके, इसलिए वो बच जाता है। ये तो सिर्फ टिश्यूज को फिक्स करता है। इसका फॉर्मूला क्या करना? क्या फॉर्मूला? 40% फॉर्मल्डिहाइड HCHO, Formaldehyde. HCHO, that is formaldehyde, और उसका 40% solution। And then we got it. करना क्या है? जांच के लिए Methanol, acetonol. हाँ. ठीक है, लिख लिया सबने? The next is herbarium। देखो अब जो चीज शुरू हो रहे हैं वो सब आपने नहीं पढ़े, अभी वाले तो बच्चों वाली चीजें थी, बचपन से देखी सबने। Now we come to herbarium। Now this is a short note question for 11th, ठीक है। तो साइड में लिख लेना कि क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है, तो उसके कुछ 10-12 पॉइंट्स पढ़ के जाने पड़ते हैं, अपने को शॉर्ट नोट में लिखना पड़ता है, और अगर एग्जाम में आ रहा है तो नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका पहला पॉइंट, यहाँ पर प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, केवल किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन ड्राइड स्टेट, so they are preserved in dried state। तो उनको वाटर कैसे मिलता देना ही नहीं ना, पानी देना, ड्राई कर दिया, मर गए वो तो, लेकिन सुखा करके प्रिजर्व किया, ये कंसेप्ट है, ड्राई स्टेट में उसको प्रिजर्व किया, ठीक है। तो उसको हमने हर्बेरियम्स के अंदर प्लांट्स को ड्राई स्टेट में प्रिजर्व किया। थैली सर वो नहीं। डायग्राम है ना, तो थैली टाइप से नहीं, कुछ नहीं, कुछ थैली मन से ही बना, अलग बैलेंस। अच्छा, तो थैली से सर बना है। इसमें पैक तो किया। अरे रुकना, हाँ तुम प्लास्टिक की तो बहने। बस तो थैली। हाँ। देखो इसमें क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट समझो। सबसे पहले सैंपल इज कलेक्टेड, पहले आपने जहाँ से आपको जो सैंपल कलेक्ट करना है, आपने सैंपल को कलेक्ट किया, उसके बाद इट इज कंप्रेस्ड इन शीट्स ऑफ पेपर। अब आपने खूब सारे पेपर्स लिए, उसके बीच में सैंपल को रखा और ऊपर से रख के उसको कंप्रेस कर दिया। जब ऐसा करते हो तो उसका जितना भी वाटर है धीरे धीरे करके वो लॉस हो जाता है। कुछ दिन रखते हैं उसको, पानी सारा हट गया, पानी हटने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा। वो प्रोडक्ट ड्राई हो गया और कंप्रेस भी हो गया, ठीक है। आप लोग पत्तियों के साथ नहीं, अक्सर बच्चे करते थे, पत्ती लेकर के बुक में डाल देते थे, कुछ टाइम बाद वो पत्ती को सूख के ड्राई हो जाती थी। एग्जैक्टली वही करना है, आपको पत्ती को बिल्कुल ड्राई बना देना है। अब यहाँ पर जो आपने सैंपल लिया है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, ठीक है। ये आपकी हर्बेरियम शीट है, इसका भी साइज फिक्स होता है, अपने कोर्स में नहीं है। बाकी जो आप अगर कोई डेफिनेट बॉटनी की बुक्स पढ़ो तो उसमें इसका स्पेसिफिकेशन भी फिक्स है। जैसे अपन फोटोकॉपी करवाते हैं A4 साइज पेपर पे करवाते हैं, पासपोर्ट साइज का भी साइज फिक्स होता है पिक्चर्स का, वैसे इस शीट का भी साइज फिक्स होता है।
अपने नहीं कोर्स में, वी डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है। तो अपने कोर्स में नहीं। अब आप लोग शीट लिया, उसके ऊपर आप इस सैंपल को पेस्ट करते हो। अगर सैंपल छोटा है तो ऐसे लगा दिया, अगर सैंपल बड़ा है तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न में उसको अरेंज किया जाता है, यानी डब्लू का पैटर्न बना दिया, ऐसे नहीं कि रैंडम गुच्छा बना के पटक दिया, उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न देना यार अरेंज कैसे करते हैं? अरे जो पेस्ट करना है ना बेटा, टेप लगा दे, कुछ भी लगा दे, उसको स्टिक करना है, ठीक है ना। तो आपने उसको इस तरीके से स्टिक कर दिया इन द पैटर्न ऑफ अ स्पेसिफिक अल्फाबेट, जैसे डब्ल्यू एन वाई, इस पैटर्न में उसको सैंपल की डिजाइन उसके सैंपल के साइज के अकॉर्डिंग कुछ भी रखो ना, बट ऐसा नहीं है रैंडम रखना है। अब भाई सैंपल बहुत बड़ा है तो डब्ल्यू बना दो, छोटा है तो वी बना दो, टेढ़ा मेढ़ा है तो वाई बना दो, मतलब आपकी सहूलियत में, ओके। तो जब आप वो करोगे तो आप उसके रूल्स फॉलो करोगे। तो आपने पहले शीट ऑफ पेपर पे इसको पेस्ट किया, पेस्टेड ऑन अ शीट, हर्बेरियम शीट, और उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताई गई। उसके बाद डेटा, अब इसका आप क्या कर रहे हो, डेटा लगा रहे हो। डेटा क्या है, यहां पर लिखा जा रहा है इसका सारा डेटा। उस डेटा के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। नेम ऑफ प्लांट, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, इम्पोर्टेंस, जैसा क्या मैं प्लांट लाया, संजीवनी प्लांट, मेडिसिनल वैल्यू है, मैं फेडरल लाया, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। मैं ये लाया, इससे वॉलेटाइल ऑयल्स मिलते हैं, इससे ऑयल इंडस्ट्री को फायदा होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो। सर इसमें सारे टाइप के हो सकते हैं प्लांट हैं, तो सारे टाइप के प्लांट कैसे हो सकते हैं? एक सैंपल में एक ही डेटा आएगा ना, जैसे मैं कह रहा हूँ तो टाइप हर्बेरियम में हाँ वो सब आएगा, अभी आगे आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। नेम ऑफ कलेक्टर, ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेट के सिटी के कलेक्टर का नाम लिखो, तो जिसने निकाला सैंपल को कलेक्ट किया है उसका नाम लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ कलेक्टर, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, और टेक्सोनॉमिकल पोजीशन। ये कुछ डेटा हैं जो उसमें भरे जाते हैं। तो जो डेटा आप बनाओगे, ऐसा नहीं कि मर्जी है जो लिख दिया था, 2 मूवीज के गाने लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको उसका डेटा लिखना है, स्पेसिफिक डेटा, और वो स्पेसिफिक डेटा ये चीज होता है, ठीक है। अब आपको अगर सपोज हर्बेरियम शीट देखना है, यू वांट टू सी पिक्चर में, रियल में, यू वांट टू सी हर्बेरियम, है ना। माची सफारी पार्क जानते हैं, एवरीबॉडी नोस। तो किसी संडे घूमते हुए जाओ, उसके बीच में तो अपन सारे जानवर देख करके बाहर आ जाते हैं। अपन बाहर आते से पहले एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है सेंटर में, है ना। वहाँ पर आप स्टेयर्स चढ़ के जाते हो तो अंदर एक छोटा सा म्यूजियम टाइप बना रखा मैंने, और एक छोटा सा म्यूजियम टाइप है। उसके अंदर जैसे आप घुसोगे तो वहाँ पे लाइन से अंदर दीवार पर हर्बेरियम शीट्स लगा रखी है। यू वांट टू कैन सी अ हर्बेरियम शीट कैसी होती है, क्या है, एक बेसिक आइडिया। कभी जाओ तो देख लेना, फिर उसके आगे बढ़ो तो मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, ये हर्बेरियम शीट, ठीक है ना। अब की बार कभी जाओ तो उस चीज को देख के आना। जाते हो क्या आप लोग? एक ही बार, हाँ। अब की बार देख के आना कि हमको हर्बेरियम देखना। हर्बेरियम नहीं है हालांकि, वो सिर्फ हर्बेरियम शीट्स लगा रखी है उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, आपने सब शीट तैयार कर लिया। अब आप इसको ऐसे रख दोगे तो खराब हो जाएगा। नाउ इट इज ट्रीटेड विद केमिकल्स, ट्रीटेड विद केमिकल्स, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स। तो इसमें फॉर्मेलिन कर सकते हैं? नहीं, इसके प्रिजर्वेटिव्स, फंगिसाइड्स वगैरह के स्प्रे कर दिए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इट इज ट्रीटेड विद केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स। अब इट इज टेकन इनटू हर्बेरियम, ठीक है। अब इसको आप कहाँ ले जाते हो, एक हर्बेरियम में। हर्बेरियम इज लाइक लाइब्रेरी। आप लोगों ने लाइब्रेरी देखी स्कूल में, है ना। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बुक्स अपनी कैटेगरीज के हिसाब से अरेंज होती
है ना। जैसा साइंस फिक्शन की बुक्स यहाँ पढ़ी है, लिटरेचर की बुक्स वहाँ पढ़ी है, और कुछ और है ना कॉमिक्स टाइप पढ़नी है तो वो है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, है ना। मैथ्स, हाँ, बायोग्राफीज वहाँ पढ़ी हैं। टैक्सोनॉमिकल पोजीशन क्या है? टैक्सोनॉमिकल पोजीशन उसका क्या है, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वो उसकी टैक्सोनॉमिकल। तो साइंटिफिक नेम में नहीं आता? साइंटिफिक नेम तो सिर्फ आपने लिख दिया, होमो सेपियन, राना टाइगरीना। पढ़ा पड़ जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको कैसे पता चलेगा? आप टैक्सोनॉमी पढ़ने वाले की मदद करने जा रहे हो, उसको कंफ्यूज थोड़ी करने जा रहे हो, ठीक है। आज आपको मैंने बोल दिया कुछ, आपको कैसे पता चलेगा क्या, जब तक कि मैं समझाऊंगा नहीं। वही चीज़ है, आपको डिटेल तो देना पड़ेगा ना, उसका टैक्सोनॉमिकल पोजीशन तो समझाना पड़ेगा कि टैक्सोनॉमी में किस जगह पर आता है। जैसे आपने लिख दिया इट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट्स को बिलोंग करता है, तो उसको पता तो चलेगा बेचारे को, है ना। पूरी हायरार्की लिखने की जरूरत नहीं है कि किंगडम, प्लांटे में ऐसे नहीं, इतना नहीं पढ़ा, टैक्सोनॉमिकल पोजीशन लिख के देनी पड़ती है उसमें, ठीक है। इट बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, प्लांट्स के लिए बनाते हैं हम, प्लांट इसमें आएंगे नहीं, लेकिन प्लांट्स के लिए बनाते हैं तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना कि कहाँ है इसकी पोजीशन। हाँ, अब आप लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, लाइब्रेरी में हर एक चीज़ का सेक्शन अलग अलग होता है। इसी तरीके से जब आप हर्बेरियम्स में जाते हो तो हर्बेरियम्स के अंदर जो हर्बेरियम शीट्स होती है ना, ये अपनी क्लासिफिकेशन पोजीशन के हिसाब से अरेंज की जाती है। अब आप हर्बेरियम में गए, आपने कहा क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ये फेनेरोगैम्स के अंदर हमको चाहिए जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स है, डाइकॉट, मोनोकॉट में ये है, इसके अंदर। अब कोई आदमी वहां जाएगा ढूंढने के लिए, तो उसको ऐसा नहीं कि सारी शीटें खोल के देखनी पड़े, बिखेर दिया पूरा, मेरी शीट का है, वो प्रॉपर उसको पता है वो कहाँ जाके देखना है, इस कैटेगरी में यहाँ मिलेंगी, वहीं पे जाकर उसको सीधा ओपन करेगा। सो दे आर अरेंज्ड इन अ herbarium according to their taxonomic position या category। टैक्सोनॉमिकल पोजीशन के हिसाब से ही आप उसको हर्बेरियम के अंदर अरेंज करोगे, क्या बेटा। हर्बेरियम रीड कर लो एक बार बुक से, कुछ नहीं समझ में आएगी तो मार्क कर लो हर्बेरियम के आगे, शॉर्ट नोट में भी आता है, छोटा सा सेक्शन दिया है हर्बेरियम के ऊपर, फोटोग्राफ भी दिया हुआ है एनिमेटेड टाइप। हम लोग एनसीईआरटी बुक डेली कैरी करेंगे, डेली उसमें से काम की चीज़ पढ़ी जाएगी, मार्क की जाएगी। आफ्टर ऑल क्वेश्चन बैंक तो यही है, इसके 90 क्वेश्चन जो आप नीट दोगे ना, जो वो 90 क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी एनसीईआरटी बुक से आएंगे, ये और 12th की मिला के। तो फिर हमारे को तो पढ़नी यही है, हमारी टेक्स्ट बुक एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, डॉट, सब कुछ पढ़ के जाना। और एक साथ तो पढ़ नहीं सकते कि पहले कोर्स कर लेते फिर पढ़ेंगे, वो नहीं होता है, हाथों हाथ साथ में लाइन टू लाइन करते चलो, ठीक है। पढ़ा भी हर्बेरियम, पढ़ लिया, कोई नई चीज़ तो नहीं है इसके अंदर, नोट कर लो उसको, कर लिया। प्रिजर्वेटिव बेटा बेसिकली फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की स्प्रे यूज किया, एरोसोल्स फॉर्म में। जैसे स्प्रे कर लिया तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, तो उसके ऊपर फंगस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस नहीं करते, इस तरह से प्रिजर्व करते हैं। उसमें लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल सकते क्योंकि प्रोसेस करके ड्राई किया है तो उसको खराब हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कौन सा बच्चा है? की। Now
दिस इज अ यूनिक टेक्सोनॉमिकल एड, बहुत अलग है बाकियों से। अभी ना 2-3 दिन से पहले आपने टीवी देखा, न्यूज़ गलती से लग गई घर में, किसी ने देखी 2-3 दिन पहले से न्यूज़ देख रहे थे, परसों की और उससे 2 दिन पहले किसी ने क्या चल रहा था टीवी पे? एक ही चीज चल रही थी यूक्रेन रशिया। नहीं मोदी उसके जी की सारी अभी इलेक्शंस चल रहे थे, हाँ। इलेक्शंस चल रहे थे ना बेटा, इलेक्शंस की न्यूज़ सबने देखी होगी कुछ ना कुछ। बेसिकली क्या है, इलेक्शंस की न्यूज़ में क्या आ रहा था, इन्होंने इतने वोट्स दिए, इन्होंने ये किया, इनको इतने वोट मिलेंगे, इनको इतने वोट मिलेंगे, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। रिजल्ट नहीं आया था, प्रेडिक्शंस चल रहे थे, बोला था ना प्रेडिक्शंस चल रहे थे, है ना। अभी सोचो मैं भी करने लग गया हूँ, तेरे 10th में हो सकता है इतना आ जाए, हो सकता है ये हो जाए, यहाँ पे ये हुआ तो उस दिन ये हो जाए, परेशान हो जाए, आने देना रिजल्ट, क्यों कर रहे हो सब। वैसा वहाँ पे भी एनालिसिस हो रही थी, क्या कर रहे थे वो, एनालिसिस कर रहे थे ना। तो ये एक, अब आप जूलॉजिकल पार्क जाके आए, है ना, आपने जूलॉजिकल पार्क में जाके, मैंने कहा बेटा जूलॉजिकल पार्क में आपने 2 जानवर देख लिया, आपने प्लांट्स के लिए बॉटनिकल गार्डन देख लिया, हर्बेरियम जाके आ गए। हर्बेरियम का अंदर एक पॉइंट और नोट करो, वो एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट और नोट करो, छोटा सा, दे आर आल्सो सोर्सेज ऑफ डीएनए, दे आर आल्सो सोर्सेज ऑफ डीएनए, ये लाइन लिखना भूल गया, आल्सो सोर्सेज ऑफ डीएनए, दे आर आल्सो सोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ डीएनए का मतलब क्या था कि सपोज मान लो कि प्लांट वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया, अब आपके पास वो प्रिजर्व किस फॉर्म में है, ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व, तो एटलीस्ट यू कैन गेट अ सेल, यू कैन गेट अ डीएनए फ्रॉम दैट, एंड डीएनए को तो एटलीस्ट डिकोड कर पाएंगे उसके, इसके लिए। अब बात आती है कीज की। कीज एकमात्र ऐसी चीज है जो एनालिसिस करने में मदद करती है। बॉटनिकल गार्डन से हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, जूलॉजिकल गार्डन से कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, आपको मोबाइल खरीदना है, मैंने आपको आईफोन 12 का ऐड दिखा दिया, आईफोन 12 सिर्फ अपनी बात करेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो अपनी तारीफ करता रहेगा, ठीक है। आपको सैमसंग का ऐड दे दिखा दिया, आपने सैमसंग का कोई हैंडसेट देखा और आप उसका ऐड दे दिया, लेकिन अब मैंने आपको लीफलेट दिया जिसके अंदर सबके कंपैरेटिव पॉइंट्स लिखे थे, इसका कैमरा इतना, इसका कैमरा इतना, इसका कैमरा इतना, इसकी बैटरी इतनी, इसकी बैटरी इतनी, इसकी बैटरी इतनी, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। अब इसमें से एनालिसिस में कौन सा काम आएगा, जो बाद में दिया शीट जो दी मैंने, वो एनालिसिस करने में मदद करती है। एग्जैक्टली यही चीज कीज की है, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, ये आर द ओनली टूल्स व्हिच आर एनालिटिकल इन नेचर, दिस इज द मोस्ट यूनिक पॉइंट ऑफ कीज। तो जब आप कोई चीज का एनालिसिस करना चाहते हो तो एनालिटिकल टूल आप कौन सा यूज कर सकते हो, कीज। कीज से ही आप चीजों के बारे में पता लगा सकते हो। अब कीज के अंदर मैंने कहा कि यार 3 फोन्स, मैंने मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स 3 रखे हैं, इनका ये कंपैरिजन चार्ट है। अब आपको एक लेना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें से चूज कर सकते हो और बाकी 2 को आप रिजेक्ट कर दोगे, तो ये चीज कीज भी कर सकती है। दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट और रिजेक्ट, एक को सेलेक्ट करो, एक को रिजेक्ट करो, इसके लिए आपको कौन सा टूल चाहिए, कीज। तो सिलेक्ट और रिजेक्ट क्या? किसी भी चीज को आप रिजेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, मैंने आपको कहा कि ये 2 स्पीशीज है, इनमें से बेटर स्पीशीज कौन सी है, तो आपने कुछ पॉइंट्स बनाए और उसके बेसिस पे एक को सिलेक्ट कर लिया, एक को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने सिलेक्ट और रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। आम के 2 स्पीशीज लाके रख दिए, आपने दोनों को टेस्ट करके कहा सर ये वाला आम का छिलका भी बेकार है, बहुत ज़्यादा फाइबर्स आ रहे हैं, बेकार है, टेस्ट में भी अच्छा नहीं, कड़वा खट्टा खट्टा, ये परफेक्ट है, पतला सा छिलका एकदम मीठा सा, ये सही अच्छा लग रहा है टेस्ट। आपने एक स्टेटमेंट दिया और उस बेसिस पर सेलेक्ट किया, एक को रिजेक्ट किया, तो आपको स्टेटमेंट दिए बगैर आप सेलेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो क्या, यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट्स, तो इसमें भी स्टेटमेंट्स होते हैं, आर कॉल्ड एज लीड्स। आपकी स्टेटमेंट से हमें लीड मिला और उसकी वजह से हमने एक को सिलेक्ट किया। सपोज हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और आप नॉनवेज खाते हो, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, मान मैंने कहा इस रेस्टोरेंट में नॉनवेज कैसा, टेस्ट करके बताना बेटा। अब इसने टेस्ट करके एक स्टेटमेंट दिया
कि ये स्टेटमेंट है, तो हमें पता चल गया उसके बारे में। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बेसिस पे मैंने आइडिया लगाया ना, तो स्टेटमेंट ने हमें एक लीड दिया कि यार ये हो सकता है। पुलिस पहुंच गई, यार यहाँ पे कुछ हो गया है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, फिर वो एक लीड ढूंढते हैं, अरे यार इस वजह से हो सकता है ये मर्डर, होता है ना। तो ये लीड्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है। दूसरी चीज, दे आर इन पेयर्स। इन स्टेटमेंट्स को हम पेयर्स में पढ़ते हैं, कपलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आज आपने कहा कि सर मैं कैमरा का, मैंने कहा कि एक बेटा आईफोन है और एक सैमसंग है, तो आपने कहा सर आईफोन का ना कैमरा बहुत अच्छा है, सैमसंग की बैटरी बहुत अच्छी है, ये कौन सी बात है। इसका कैमरा तो इसके भी कैमरे की बात करो ना, इसकी बैटरी तो इसकी बैटरी की बात करो, इसके कैमरे इसकी बैटरी की बात कर लो, ये कौन सा तरीका है। तो आपको इनको पेयर्स में पढ़ना पड़ता है। उन स्टेटमेंट्स को लीड्स बोलते हैं और एक कपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दे आर इन फॉर्म ऑफ कपलेट्स। कपलेट्स मतलब दो के सेट में पढ़े जाते हैं ना। एवरी स्टेटमेंट विल इज कॉल्ड एज अ लीड, और हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए एक अलग लीड पाई जाती है। देयर इज अ सेपरेट लीड फॉर ईच taxonomic category। ठीक है, आपने कहा सर आईफोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है, अब दूसरी तरफ आप बोले सैमसंग का कैमरा बहुत अच्छा है, आईफोन का प्रोसेसर अच्छा है। ये एमआई की बैटरी बहुत अच्छी है, आईफोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है। इसका टच स्क्रीन बहुत अच्छा है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। अरे इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। ये क्या बात है। हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी को अलग अलग करके पढ़ो ना, हर चीज को अलग अलग करके पढ़ना जरूरी है। हर स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो अब आपका जो कैटेगरी चल रहा है वो है बैटरी लाइफ, तो बैटरी लाइफ आईफोन, सैमसंग, एमआई, जो भी कंपनीज हैं सब का नाम। अब आप उसको कंपेयर कर रहे हो उनके स्टेटमेंट, तो एक ही टूल है जहां पर हम इससे कंपेयर करके एक को सेलेक्ट और एक को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी को हम एनालिसिस कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस। देख लो अपनी बुक में पढ़ के देख लो कि इसके बारे में क्या है। और यही वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर को कॉपी में दिखने चाहिए, ये सारी लाइनें वहां पे मिलनी चाहिए, तब तो आपको सेलेक्ट करेगा वरना रिजेक्ट करेगा। ये बाय ये पढ़ेगा, ये बाय पढ़े आगे। नेक्स्ट जो हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल। मैनुअल्स, अपन कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हैं उसके साथ एक मैनुअल आती है ना, हाउ टू यूज इट, पता है कि नहीं। तो इसके अंदर बेसिकली इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a particular area।
जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट स्पीशीज के बारे में पढ़ते हो किसी एरिया के अंदर, तो उसके लिए आपको कौन सा टेक्सोनॉमिकल यूनिट लगता है? मैनुअल्स। सर ये और की मतलब ये मैनुअल मतलब की का पार्ट है? नहीं, अलग चीज है वो। टेक्सोनॉमिकल यूनिट खत्म हो गया वो, कीज इज फिनिश्ड। मैनुअल इज अ डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल यूनिट। सर पर ये भी मैनुअलाइजेशन में हेल्प कर सकता है ना? कैसे? आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ना स्पीशीज की। आप तो यहाँ से दूसरे से कंपेयर थोड़ी ना कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का काम है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब यहाँ पर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं हम एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है ना? या तो आप स्पीशीज को डिस्क्राइब कर रहे हो उस एरिया के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप उस एरिया में जितनी भी स्पीशीज अवेलेबल उन सबकी बात कर रहे हो। दोनों में फर्क आ गया। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, यार ये रेस्टोरेंट है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये है, इसमें ये है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मोनोग्राफ। मैंने कहा कि हमारे इस एरिया के अंदर 25 रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ इटालियन है, कुछ थाई फूड सर्व करते हैं, कुछ साउथ इंडियन फूड सर्व करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, कोई वैसा करते हैं। आई एम टेलिंग अबाउट द मैनुअल। नाउ द थर्ड थिंग दैट टोल्ड इज फ्लोरा। फ्लोरा में पहली बात तो प्लांट्स के बारे में होगा, ठीक है ना? फ्लोरा में क्या है? प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट। मैं पूरे पर्टिकुलर हैबिटेट की बात कर रहा है वो फ्लोरा। हमने कहा हिमालयन रेंज के अंदर ऐसा फ्लोरा मिलता है। अब हिमालयन रेंज तो पूरा एक प्रकार का हैबिटेट है ना बेटा, कोई एक एरिया, लोकेलिटी या एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट तो नहीं है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वहां पर एक पूरे हैबिटेट की बात कर रहे हैं। देखो आप बुक में लाइंस पढ़ो, ऐसे ही है। मैनुअल के अंदर बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया क्या होगा? सरदारपुरा, पावटा, हाउसिंग बोर्ड। सर मैनुअल में एनिमल्स क्या है? ठीक है, नहीं, किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात करोगे, दोनों की एक साथ नहीं करोगे। इस फ्लोरा के अंदर क्या है? पूरा हैबिटेट लेना है, पूरी जीरो का पूरा थार डेजर्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, पूरा नॉर्थ वेस्ट एरिया, वो एक हैबिटेट है अपने। अब हैबिटेट तो बड़ा होगा ना एज कंपेयर टू एन एरिया, ठीक है? जैसे माउंटेन हैबिटेट है। माउंटेन नहीं, माउंटेन में हिमालयन रीजन इज एन हैबिटेट। माउंटेन तो कहीं पे भी हो सकती है ना, हिमालयन रीजन इज एन हैबिटेट, ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ हैबिटेट। माउंटेन इज अ टाइप ऑफ हैबिटेट जहां पर एक अडेप्टेशन स्पेसिफिक मिलती है, जो आप कहीं से भी माउंटेन पे जाओ कहीं पे वैसे अडेप्टेशन मिलेगा, लेकिन उस हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? आज इंडिया एक प्लेन एरिया है, प्लेन्स में आते हैं काफी सारी जगह। इंडिया में प्लेन्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेन्स हैं, इंडिया में कैंगरूज हैं क्या? इंडिया में है क्या? है क्या इंडिया में? पर वहाँ है ना, दिस इज अ डिफरेंस। वहाँ कैमल्स नहीं है, यहाँ पर है ना, दिस इज अ डिफरेंस। दोनों सेम प्रकार का हैबिटेट शो कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग है। ये नाउ दिस फिनिशेस योर फर्स्ट चैप्टर, ओके? छोटा सा चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था बेसिकली। मजा आया? हाँ चैप्टर 1 में मजा आया? एक साल बाद भूलेंगे पढ़ाई हो जाएगी, मिलेगा। सर लेकिन तो वापस पढ़ा देते हैं। पढ़ाना ही पड़ेगा, सर लास्ट में स्टार्टिंग ये तो लास्ट में पढ़ाता हूँ। इसका अगला साल जनवरी में नंबर, ये हमारा जनवरी फरवरी स्पेशल चैप्टर है, इसी टाइम पढ़ाते हैं। अभी तो साइकिल चलेगी, वापस लास्ट में आएगा चैप्टर। फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट क्या पढ़ोगे आप सर? जब उस टाइम आएगा तब देखेंगे स्टेटस क्या है। अभी तो तुमको इसलिए ये चैप्टर्स पढ़ा देंगे, तुम्हारा टर्म तैयार होता है।
साइड बाय साइड। फिर तो आप ऑफिशियली शुरू होगा जब आप एनिमल टिश्यू, सबसे पहले एनिमल टिश्यू या फिर प्लांट टिश्यू, दोनों में से एक। प्लांट के अंदर हम लोग या तो प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे या एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब स्टार्ट होता है ना बैच, एकदम बच्चे फर्स्ट डे नहीं आए, 2-4 दिन लग गए, तो क्या प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, डिफ्यूजन पढ़ाया, कल ऑस्मोसिस पढ़ाया, तो क्या होता है कि बच्चा मान लो 2 दिन बाद आया तो उसको बहुत मेजर चैप्टर नहीं छूटता है, और आपने पहले दिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, और वो बेचारा पहले दिन आके बैठा और हमारा खाना इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, अब वो उसको समझ नहीं आ रहा इंटेस्टाइन में चला कैसे गया, ये माउथ में कब गया जो इंटेस्टाइन में चला गया, तो उसका लिंक छूट जाता है चैप्टर्स का। तो दिस इज व्हाई इनिशियली वी टेक सच चैप्टर्स जहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन। अब ये सोचो कोई बच्चा आ जाता तो वो टेक्सोनॉमी रिलेटेड से चैप्टर कंटिन्यू कर सकता है, आगे का बाद में पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अब मैंने यहीं पर अगर कोई सिस्टम स्टार्ट कर दिया होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो वहाँ आप आए, वो बेचारा हम पढ़ा रहे कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स, कर्व आया कहाँ से पहले ये बताओ, राइट लेफ्ट से छोड़ो, कर्व कहाँ से आ गया, तो वो डिफिकल्टीज आ गई। इसलिए इनिशियली या तो फिजियोलॉजी एनिमल से स्टार्ट करते हैं या फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे सेक्शन है। और इनिशियली प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी में टिश्यू पढ़ाते हैं। आज बच्चा आया एपिथेलियम पढ़ाऊंगा, 3 दिन तक एपिथेलियम ही चलता रहता है, 2 दिन एपिथेलियम लग जाते हैं पढ़ाने में। कोई कनेक्टेड टिश्यू है, 7-8 लेक्चर कनेक्टेड टिश्यू चलता रहता है, जितने सेट हो जाता है। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, मोनेरा। ठीक है ना, ये बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, विटॉकर ने दी थी। किसने दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटॉकर ने दी थी। तो विटॉकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर मोनेरा सबसे पहला किंगडम है। ठीक है, मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं कौन से आते हैं? बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा कौन से आते हैं? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है ये। बेसिकली किंगडम किसका है? फॉर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, जो बुक में नहीं है, यहाँ पे पहले उसको समझते हैं। देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो देखना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट कि इसके पास सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकान। अब देखो यहाँ से तुम्हारी रियल बायोलॉजी क्लास 11 की स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब छोटे मोटे में नहीं छोड़ा जाएगा। तो सेल वॉल किसकी बनी है? प्रोकैरियोट्स की पेप्टिडो ग्लाइकान की बनी है। यानी अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल देख रहा हूं तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर जो सेल वॉल है बेसिकली वो किस मटेरियल की बनी है? इट इज मेड अप ऑफ अ पेप्टिडो ग्लाइकान। अब ये पेप्टिडो ग्लाइकान क्या है केमिकली, इसका क्या मतलब है? केमिकली इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस म्यूरामिक एसिड। इसे म्यूरिन भी लिखा जाता है, एन एसिटाइल म्यूराम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस म्यूरामिक एसिड। इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स अ पेप्टिडो ग्लाइकान। सो बेसिकली म्यूरामिक एसिड पाई जाती है। यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, वो एक एक्सेप्शनल केस आते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं, लेकिन उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान्स नहीं पाए जाते। द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया डज नॉट हैव पेप्टिडोग्लाइकान्स। इसीलिए आप देखो मैंने क्या बताया था, कार्ल लूज जो थे उन्होंने क्या बोला था? वी वांट 3 डोमेन सिस्टम, या फिर इसको 6 किंगडम बनाओ, 6 किंगडम 3 डोमेन सिस्टम बनाओ, आर्की बैक्टीरिया को अलग करो, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया की तो सेल वॉल भी इनके जैसी नहीं है। इट रिजेंबल्स टू हायर प्लांट्स, वैसी यूकैरियोट्स के जैसी सेल वॉल। सेलुलोज जैसे कंपाउंड्स हैं, हायर यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है। नहीं वो डिटेल नहीं है, ठीक है।
उनके इतना ही लिखा हुआ है, वो भी ये भी नहीं लिखा है कि क्या है, इतना मैं आप लोग फिर भी बता देते हैं, इट रिजेंबल्स टू दी यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। तो सेल वॉल के बाहर एक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। इसे सेल खुद सीक्रेट करता है और सेल सीक्रेशंस के फॉर्म में मटेरियल की लेयर बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स। बेसिकली इट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इट इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड सम प्रोटीन्स। ये बाहर की तरफ पाया जाता है। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ये इसको प्रोटेक्ट कर देता है, सेल वॉल के भी बाहर। आप लोगों ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का नाम सुना है? पेनिसिलिन क्या पंगा करती है? पेनिसिलिन इस सेल वॉल में पोर्स क्रिएट कर देती है, सेल वॉल सिंथेसिस को अफेक्ट करती है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल्स में छेद हो जाते हैं, उसका सारा न्यूक्लियर कंटेंट जो है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर चला जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स हर जगह नहीं मिल रहा है और सेल वॉल में परफोरेशन का तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही बाहर आ गया, तो ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा? अंदर कंटेंट तो बाहर ही चला गया, वो प्रॉब्लम नहीं सर, पर वो सेल वॉल के बाहर होता है और एंटीबायोटिक करेगी तो मतलब बाहर से एंटर करेगी। हाँ वो करते हैं अलग। हाँ ऐसा कुछ इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, दोनों का काम फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन फंक्शन प्रोटेक्शन। एक और लिखना, सेल वॉल also helps in controlling osmosis। ये ऑस्मोसिस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। सर सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स दोनों प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, तो लाइक कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ मटेरियल का डिफरेंस है ना बेटा। सर ग्लाइकोकैलिक्स ये तो एक सीक्रेटेड लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स एक सीक्रेटेड लेयर है जो बैक्टीरिया के चारों तरफ मिल सकती है, बट सेल वॉल तो होगी। सर ग्लाइकोकैलिक्स हर सेल में हर पे नहीं है। अच्छा वो उसमें हाँ कुछ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में नहीं होती, बहुत सारे बैक्टीरिया में नहीं होती। ग्लाइकोकैलिक्स वाले में क्यों होती है? ऐसा नहीं, वो अलग चीज है बेटा। डिजीज कॉजिंग वाले में किसने बोला आपको ये? सर ग्लाइकोकैलिक्स में सर तो क्या कंडीशन होती है क्राइटेरिया? बेटा बेसिकली क्या है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, ये उसको सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जैसे अब आप कोई बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गया, वहाँ पे सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस हैं, है ना, लाइसोजाइम्स हैं सेल्स के, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लाइसोजाइम्स तो नहीं आते हैं, सिक्रीशंस हैं बेसिकली। लाइसोजाइम्स जैसे सिक्रीशन हर जगह नहीं मिलते, सलाइवा में मिलते हैं, टीयर्स में मिलते हैं, ऐसी चीजें उसको डिस्ट्रॉय कर, उनसे इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब सेल वॉल तो उसकी बॉडी का पार्ट है जो उसको हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, प्लस उसके ऑस्मोसिस को भी कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस कैसे करता है वो आगे आएगा चैप्टर में, जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब आपको सेल वॉल का रोल पढ़ाएंगे। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल्स ऑस्मोसिस टू सम एक्सटेंट। सर जब इसकी जरूरत नहीं होती ग्लाइकोकैलिक्स की, तब डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब अगर सेल वॉल है तो ग्लाइकोकैलिक्स की जरूरत क्या है? आप समझ नहीं रहे हो बेटा। सर मतलब इसकी जब जरूरत खत्म हो जाती है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ऐसे खत्म क्यों होगा? खत्म नहीं होता है बेटा, उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी अगर वो डेवलप करेगा तो करेगा। हम उसको हटा क्यों रहे, मेरे को ही समझ नहीं। सर उसके अंदर जाना तो डिस्ट्रॉय क्यों रात में घर पे सोता तो दरवाजा बंद करके सोता है क्यों? उसको अटैक होने वाला है? नहीं ना, फिर भी बस होते हैं यार, कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाओ है भैया, ये होता है उनमें। अब जब हम बैक्टीरिया की बात बोलते हैं ना, तो हम बैक्टीरिया ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी सारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ये हम काउंट भी नहीं कर सकते आज की तारीख में।
तो ये तो बहुत बड़ा एक वेरिड हो जाएगा कि यार एग्जैक्टली अपन पिन पॉइंट कर सके कि ये रखेगा, ये नहीं रखेगा, ये रखेगा, ये नहीं रखेगा, वो बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। हो गया सेल वॉल से रिलेटेड। ये ऑस्मोसिस को भी कंट्रोल करते हैं सेल वॉल के थ्रू थोड़ा सा। सेल वॉल का रोल ऑस्मोसिस को कंट्रोल करने में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब आप देखो, अभी आपने जैसे बोला ना ग्लाइकोलाइसिस हट जाए कर जाए, अब आपको वही क्वेश्चन पूछते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स में आपको देता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना, इट इज ड्यू टू इंटरेक्शंस। तो कहीं ना कहीं उनके रोल्स हैं। तो अब लिपिड्स और प्रोटीन्स अगर आपने एक साथ इकट्ठे कर लिए, यू कैन नॉट मेक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली बाई लेयर लिपिड से बनी है फॉस्फोलिपिड्स। इसकी डिटेल हम सेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड्स कैसे होते हैं, उसके सेल वाले चैप्टर में आएंगे। प्रोटीन्स, आर्की बैक्टीरिया के अंदर फिर वही प्रॉब्लम, आर्की बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैच नहीं करता। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है जो मोनेरा से लेकर के क्लास मेमेलिया तक, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक चले जाओ, सेम रहती है। उनके अंदर बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं, एस्टर बॉन्डिंग नहीं रहती। तो बेसिक टीम में मना देना चाहिए, चल रहा है, करेंगे कुछ अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं, वो तो केमिस्ट्री वाले बताएंगे बेटा। हाँ हाँ पर है ठीक है। अब ऐसा एक एस्टर एस्टर बॉन्डिंग, एस्टर लिंकेज होती है ना, उनमें एस्टर लिंकेजेस नहीं पाए जाते, कुछ और टाइप के बॉन्ड्स हैं। चल रही है, उस पर भी रिसर्च चल रही है। जब उनको कंफर्म हो जाएगा कि हम इसको हम अलग कर सकते हैं तो अलग किंगडम बना देंगे, और जिस दिन करेंगे मैं बता दूंगा आपका कहीं हक नहीं छीना जाएगा। डोंट वरी, अभी किया नहीं है, डिमांड चल रही है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में क्या है, इसके ऊपर ये देखो डायग्राम के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही इस तरीके से इनफोल्ड हुई, इस तरीके से इनफोल्डिंग शो कर रही है। ये जो अंदर की तरफ फोल्ड्स बने ना, इनको हम बोलते हैं मीसोसोम्स। क्या बोलते हैं? Mesosomes are formed by infoldings of plasma membrane. ये सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, मोनेरा के रेस्पेक्ट में, अदर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में नहीं है ये। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेसोसोम्स? ये 11th में आएगा, आपके क्वेश्चन है ये। सबसे पहला, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। इससे क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, helps in cell wall synthesis, helps in cell division, तो कैसे helps in respiration। अब जैसे बेटा रेस्पिरेशन से स्टार्ट करो। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना होता है ना, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो मेसोसोम के अक्रॉस बनाया जाता है। यहाँ से यहाँ पुश करके यहाँ से वापस, जब इधर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो एटीपी बनाने के टाइम में, सेल में एनर्जी बनाने के टाइम में क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट तैयार किया जाता है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन करना होता है। तो वो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। हम सब चीज एक चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। प्रोटॉन ग्रेडियंट पढ़ने के लिए हमें पहले रेस्पिरेशन का चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आप इसे लिंक कर लोगे। ठीक है, दिस विल कम
एज एन इश्यूज इन फर्स्ट चैप्टर्स, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हो ना, सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, क्या बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये सब आपको रेस्पिरेशन में तसल्ली से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट ऐसे ही नहीं समझा सकते कि ये लो, इट इज नॉट लाइक दिस। इट टेक्स 2 lectures टू एक्सप्लेन दिस एंटायर टॉपिक। 2 lectures मीन्स 3 hours। तो हम अभी सिर्फ इतना समझते हैं, जैसे अभी डाउट आ गया दिमाग में कि यार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझा सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका। जैसे ना अपन ने डैम देखा, किसी ने डैम के पीछे पानी भरा हुआ होता है खूब सारा, बस कितना शांत पड़ा रहता है डैम, कोई हलचल है उसके पीछे पानी नहीं, हिल रहा है धीरे धीरे, जाके ऐसे करो तो हिल रहा, हाँ उसका गेट खोल दो, देन सी द वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्या हुआ, द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करते हैं हम, अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दें तो जब वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी रिलीज कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटॉन्स को इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पर ठूस देते हैं जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब प्रोटॉन एक जगह पर जरूरत से ज्यादा हो गए, वहां से वापस आने की कोशिश करेंगे, जब वो वापस आने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। हम उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं एक एडीपी के मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ठूसने के लिए। अब एक एडीपी का मॉलिक्यूल था, उसके अंदर एक फॉस्फेट और ठूसना था, तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं ठूसने दूंगा, एनर्जी दो। अब एनर्जी लाऊं कहां से, और वो प्रोटॉन आ रहा है उसकी एनर्जी ले ली, उस प्रोटॉन की एनर्जी उसको दे दी, वो फॉस्फेट जाके उसमें चिपक गया, खत्म। अब जब ये फॉस्फेट वहां से निकलेगा तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात? सर प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन्स को भी ठूसने के लिए किसी ने एनर्जी दी। एनर्जी कैन नॉदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मैं ये एनर्जी कहां से लाया कि मैंने उस प्रोटॉन को हाई पोटेंशियल पे फेंक दिया, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से लाया, जैसे सोलर एनर्जी। तो चेन कंप्लीट कैसे होता है? चलो फिर वही बात, तो चैप्टर पढ़ाएंगे ना बेटा, फिर कैसे करें, फोटोसिंथेसिस पढ़ाना पड़ेगा। इनिशियली आपको कुछ चीजें मान के चलनी पड़ेगी, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब अपना कोर्स खत्म होगा तो आपको ये सब चीजें आती होंगी, बट नॉट इनिशियली, अभी एकदम से नहीं समझा सकते। सन इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है, प्लांट्स आर ट्रांसड्यूसर्स, दे कन्वर्ट दैट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन दैट केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड by plants for making food. When you consume that energy, then it is broken down into your cells and it releases energy. Then you perform functions. Energy तो convert हो रही है एक से एक के अंदर, सिर्फ हम सिर्फ उसके अदर फॉर्म्स में घूम रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, हमने किया, आपने कुछ नहीं किया, एनर्जी का फॉर्म बदला है सिर्फ, ठीक है ना, ये होता है। इसी तरीके से ये सब एनर्जी बना करके सेल डिवीजन, सेल वॉल सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, इन सब में मदद करता है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी मत रखो, परेशान हो जाओगे, है ना। टॉपिक आएंगे धीरे धीरे करके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके आएंगे, एक एक करके आएंगे, एक एक चीज आएगी, इससे क्या आया। हाँ, ये बात गारंटीड है कि एंड होते थे तो तुमको सब आता होगा, बट नॉट इन फर्स्ट चैप्टर, इतनी जल्दी नहीं है। अभी काम की चीज क्या है कि मीसोसोम के फंक्शंस याद करने हैं। अभी आपको कैसे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे समझो, तो 12th में है ना, 12th में आएंगे तो पढ़ाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन भी, तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। लिख लिया आपने, मीसोसोम्स के फंक्शंस आते हैं, ठीक है। बुक खोलो, मार्क कर लो, सेल का चैप्टर खोलो, सेल वाला चैप्टर है ना बेटा, बुक खोलो, सेल वाला चैप्टर खोलो। हाँ, नीचे वो लास्ट में नीचे दिया, हाँ मिला, सेल साइकिल एंड डिवीजन, उससे ऊपर, हाँ सेल वाला, सेल यूनिट ऑफ, उसको खोल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ नीचे पे देख बेटा, वहीं नीचे नीचे इधर ही कहीं लिखो, उसके एक पेज आगे था, नीचे देखो, मिल गया, मिल गया। सर 128 ये आया बेटा।
पहले डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन नीचे मिल गया लिखा हुआ Systems. देखो इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है So recycles. सर ये ऊपर भी मीजोसोम लिखा है। हाँ जो मीजोसोम लिखा है वो देखो ना एग्जैक्टली वो जगह वहाँ पढ़ो ना उसके फंक्शंस So recycles tubules और laminae अभी क्यों पढ़ रहे हो after decomposition. क्या लिखा पढ़ो मिल गया सर मीजोसोम्स के रिलेटेड लाइन पढ़ो फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स डीएनए रेप्लिकेशन रेस्पिरेशन वो यहीं पे लिखा हुआ ऊपर नीचे यहीं पे पैराग्राफ लिखा हुआ 129 के हाँ यहीं पे देखो फंक्शन मिल गए हाँ वो क्यों पढ़ रहे हो वो तो उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे वो नहीं पढ़ने जो तुम लाइन पूछ रहे थे गोल्जी बॉडी में पढ़ाते हैं कि सिस्टम वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स में क्या फर्क होता है ये गोल्जी बॉडीज में पढ़ाया जाता है बेसिक डिफरेंस इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या है वेसिकल्स राउंड है ट्यूब्यूल्स लंबी ट्यूब्स हैं सिस्टम्स टैंक जैसे सैक जैसे Systems तो होता है. तो laminae तो ऐसे join करना. पैटर्न्स में जुड़े हुए आपस में दिया और मीसोसोम्स के फंक्शंस रीड कर लिए मार्क कर लेना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पर और लकीली 3-4 साल से आया नहीं एग्जाम में इट कैन कम इन 3 एनी टाइम मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती ना तब एक चैप्टर्स ओपन होते चले जाते हैं अपन फर्स्ट लाइन पे पूरी पिक्चर की समरी समझ जाए वो पॉसिबल नहीं होता आएंगे धीरे धीरे रास हो ठीक है ना इफ द बैक्टीरिया इज अ मोटाइल ऑर्गेनिज्म इट विल हैव अ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशंस ठीक है तो लोकोमोशंस के लिए बाहर की तरफ हमको क्या मिलेगा फ्लैजिला फॉर लोकोमोशंस फ्लैजिला मिलता है किस चीज के लिए लोकोमोशंस के अब फ्लैजिला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है आर अरेंज्ड रैंडमली माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट फ्लैजिला में कैसा होता है रैंडम है तो बाहर से सारा समझ में आ गया अब रैंडम अरेंजमेंट कैसे है मतलब इसका क्या मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है जैसे आपने एक फ्लैजिला निकाल लिया ठीक है ये मैंने एक फ्लैजिला तोड़ दिया अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके देखता हूँ ऐसा है क्या जो इसको लोकोमोशन में मदद करता है तो मैंने इसको देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी यूज करके वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से ये मूवमेंट्स करते हैं बैक्टीरिया अब ये जो मूवमेंट कर रहा है ये जो ट्यूब्यूल्स हैं क्या ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट शो कर रहे हैं या रैंडमली अरेंज्ड हैं तो इसमें रैंडम होता है यूकैरियोट्स के अंदर उसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है 9+2 का 9+2 मतलब 9 बाहर पेरिफेरी में लगे डबल्स और 2 सिंगल सेंटर में लगे सर तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करती है क्या चीज कि मैं कब ये कांटेक्ट तो स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं ये डिसाइड नहीं करते स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं सर सर तो फर्क क्या है कि फ्लैजिला और बात से कोई नहीं अरेंजमेंट का फर्क है ना अब डिफरेंस तो बताना ही पड़ेगा अनऑर्गेनाइज्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड है ठीक है मैंने आप एक हाथ में 9 पेंसिल्स दो के सेट में 2 पेंसिल 2 पेंसिल 2 पेंसिल 2 पेंसिल 2 पेंसिल 2 पेंसिल ऐसे 18 पेंसिल्स दो के सेट में 9 पकड़ ली और सेंटर में एक पेंसिल रख दी तो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा 9+2 अब मैंने ऐसे 8-9 पेंसिल उठा लिया ये कौन सा अरेंजमेंट है तो रैंडम है this is a prokaryotic flagella and that will be a eukaryotic okay इसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो देखो न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। तो इसका जो अब देखो अपने में क्या होता है, सेल में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म अलग है और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है, इसके अंदर दोनों मिक्स्ड है, ठीक है, एक ही है साइटोप्लाज्म। इसका सारा जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है और वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इसका सारा जेनेटिक मटेरियल एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये डीएनए नेकेड डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हायर एनिमल्स के अंदर या यूकेरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, उसका ओवरऑल लेंथ 2.2 मीटर ह्यूमंस में है। अब 2.2 मीटर का डीएनए आपके एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, तो वो कैसे कॉइल हुआ है, कॉइल करके रखा हुआ है, इसलिए ज्यादा डीएनए कम जगह पर रख दिया। लेकिन आपने इतना सारा डीएनए कम जगह पर रखा कैसे? उसको कॉइल करके किस पे कॉइल किया? हिस्टोन प्रोटीन्स पर। इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स लेंथ नहीं है, इनके पास बेस पेयर्स है। रुको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को हम लोग लेंथ की बजाय, जो हमने डीएनए की लेंथ है ना, वो हमने अपने एक ब्रॉड कैलकुलेशन से निकाली। असल में ऐसे लेंथ नहीं होती कभी भी डीएनए, ठीक है। डीएनए को हमने क्या किया, हमने कहा कि इसमें इतने बेस पेयर्स हैं और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो अप्रोक्सीमेट हमारे डीएनए की लेंथ अगर खोल के रख दी जाए तो 2.2 मीटर होगी। लेकिन वो ऐसे नहीं, लेकिन वो रखा ऐसे नहीं जाता, ठीक है ना। इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे कि कितना इसका ओवरऑल वो हो सकता है कि जब हम उसके बेस पेयर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो वो आएगा आपके बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे आपको कैसे होता है। बेस पेयर पढ़ाने का मतलब नहीं, डीएनए देखा आपने इस तरीके से, इधर भी एक बेस होता है, इधर भी एक बेस पेयर होता है, एक बेस होता है, हाँ, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये एक टोटल एक बेस पेयर कहलाता है, ठीक है। अब ह्यूमंस के पास ऐसे 6.6 into 10 to the power of 9 बेस पेयर्स हैं एक सेल में, और हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको क्या करना है, 3.34 नैनोमीटर्स इंटू 6.6 into 10 to the power of 9 बेस पेयर, ठीक है। अब आपने जो बैक्टीरिया लिया है, सपोज आपने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है, कोई बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर जो बेस पेयर्स का नंबर है, क्या 10 to the power of 6 है, किसी में 10 to the power of 4 है, किसी में 10 to the power of 3 है, और ये नंबर भी हर एक का अलग अलग है, जिसके अंदर जो है उसको 3.34 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नैनोमीटर्स, ये नैनोमीटर्स, हाँ ये सेम रहेगा, ये नैनोमीटर्स के हिसाब से, ठीक है ना। 0.34 नैनोमीटर्स है, तो वो डिस्टेंस आपको मीटर्स में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। पर आप मुझे बताओ ना बेस पेयर कितना है उसका, मैं लेंथ बता दूंगा, ठीक है। आप कोई भी बैक्टीरिया लो, उसकी बेस पेयर्स पता करो, उसको 0.34 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा, उसके लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। नेकेड डीएनए होता है बेटा इसके पास, और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल present in form of circular DNA called as plasmid can also be present, not guaranteed, ठीक है। हर बैक्टीरिया में नहीं होता, बहुत कम बैक्टीरियाज में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है जो सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में पाया जा रहा है, ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये हो सकता है प्लाज्मिड। सर देखिए जरूरत क्या पड़ी, उसमें भी जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है उसका, उसमें भी जीन्स है। सर तो मतलब न्यूक्लियोइड का एक्सटेंशन ही है, न्यूक्लियस का एक्सटेंशन नहीं है, कुछ जीन्स है उसके साथ एग्रीगेट डी अलग रहते हैं, प्लाज्मिड बनता है। ये प्लाज्मिड बड़ा काम का है इंसान के लिए, ठीक है।
क्योंकि हम जब बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बायोटेक में हमें अपनी काम की चीज़ें डीएनए में घुसानी है, और बैक्टीरिया के इस डीएनए की लेंथ बहुत छोटी होती है, बहुत कम बेस पेयर्स हैं, ठीक है ना। तो कम बेस पेयर्स हैं, तो आप उसके अंदर अगर अपना सेगमेंट अटैच करोगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इस पीस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर से इसके प्लाज्मिड को अलग कर सकते हो। प्लाज्मिड को बैक्टीरिया एक्सेप्ट भी कर लेता है बाहर से, ये ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो वो सब चीजें जब हो सकती हैं, तो बायोटेक को एक हथियार मिल गया इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का। है किसी की बायोटेक देखी कभी आप लोगों ने, कुछ पढ़ा इसके बारे में? बायोटेक इसकी डिस्कवरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आपने इंसुलिन का नाम सुना? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो पैंक्रियास सीक्रेट करती है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अब ये जो हार्मोन है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं, सीधा ब्लड में सीक्रेट हो जाता है, सेल बनाता है सीधा ब्लड में डाल देता है, किसी डक्ट से नहीं आ रहा कि डक्ट के आगे थैली लगा दी जब भर के लेके आ गए, ये तो क्या है सीधा ब्लड में चला जाता है। अगर आप इस हार्मोन को इस्तेमाल करना चाहते हो, बनाना चाहते हो आर्टिफिशियली, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कैसे बनाया जाए। वो ऑर्गेनिज्म तो खुद तो बना ही नहीं पा रहा है, एक इंसान एक सपोज पर्सन है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो हम उसे इंसुलिन बना करके दें कैसे? तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, इंसान के जीन को आइसोलेट किया, कौन सा जो इंसुलिन बनाता है, उस जीन को आइसोलेट करके उसे बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया वो इंसुलिन प्रोटीन बना करके दे रहा है, और हम उसे मार्केट में बेच करके लोगों की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। दो इट इज नॉट सो इजी, इट इज अ लेंथी सिस्टम। हाँ क्या सर कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में? इंसान के जीन डालना ना, इंसान के जीन डालना, इंसान का ही। अब आपके सेल से निकाल लिया मैंने, अब आपका सेल ह्यूमन सेल का ही एक वो है, उसी के जीन से, तो वही प्रोटीन बन। समझ में आ गई भाई बात सबको? एक्सेप्ट ना करें कौन नहीं करेगा? बैक्टीरिया तो एक्सपेरिमेंट करना है ना, पहले आपको पहले चेक करना है ना बेटा, ऐसे थोड़ी। अपन ऐसे नहीं कर सकते कि अपन ने कंपल्सरी वो करना पड़ेगा। You have to perform an experiment. You have to identify whether it has transformed or not, and once it has done, then you have to carry on the process further. ये इतना easy नहीं है जितना है। ये भी पढ़ाएंगे 12th में है, आपके कोर्स में है, how it is performed वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत है इतना आज, है ना। अब कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के और अंदर चलेंगे। इसके पास सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? कौन से सेल ऑर्गेनल्स? घूम फिर के एक कौन सा? राइबोसोम, ठीक है ना। बाकी तो होते ही नहीं, ये तो अपने 10th में पढ़ रहे